गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारी हिस्ट्री का लेसन नंबर 7, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम और एकीकरण। और पिछले लेक्चर तक हमने कर लिया था कि राजस्थान में जो जन जागृति फैली, उस जन जागृति के प्रमुख कारण क्या क्या थे, किन किन कारणों की वजह से राजस्थान में जन जागृति फैली। बहुत छोटा सा टॉपिक हमने किया था। आज हम करेंगे कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के समय राजस्थान की स्थिति कैसी थी, किन किन क्षेत्रों की प्रमुख सैनिक छावनियाँ थी, यानी राजस्थान के जो 6 प्रमुख सैनिक छावनियाँ थी वो कौन कौन सी थी, वहाँ पे किस किस तरह से जो थी वो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति और राजस्थान। तो बच्चों, जब भारत में 1857 की क्रांति फैली, क्या हम ये कहें कि जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई, उसमें राजस्थान के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? पैट्रिक। क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछ लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जो थे वो कौन थे? तो वो थे जनरल पैट्रिक लॉरेंस। ये हमें ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश सरकार जो थी वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने क्या नियुक्त करते थे? रेजिडेंट नियुक्त किया करते थे। वो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे जो वहाँ की सैनिक व्यवस्थाओं की देखरेख करते थे। जैसे उदाहरण के रूप में हम ध्यान रखें तो जैसे कैप्टन सोवर्स जो थे वो कहाँ पे थे? उदयपुर में थे। कैप्टन विलियम ईडन जो थे वो जयपुर में थे। जोधपुर में कैप्टन मॉक मैसन थे। कोटा के अंदर मेजर बर्टन थे। ये सारे भरतपुर में जैसे मेजर निक्सन थे। जब हम इन क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे कि इन अलग अलग क्षेत्रों में जब क्रांति हुई तो वहाँ पे इनका योगदान भी आएगा कि इन्होंने किस तरह से इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया। अब जो मुख्य चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जिस वक्त राजस्थान में क्रांति हुई, उस समय राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियाँ थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि राजस्थान में मुख्य रूप से 6 सैनिक छावनियाँ थीं। वो कौन कौन सी थी? एक तो नसीराबाद, नीमच, देवली, कोटा, एरनपुरा और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियाँ जो थी वो भारत के अंदर राजस्थान के अंदर जो थी वो स्थापित की गई थी। और उनके अंदर अलग अलग जो थी वो सैनिक जो बटालियन जो थी वो उनको स्थापित किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि राजस्थान में एक भी यूरोपीय सिपाही जो थे वो तैनात नहीं था जिस वक्त 1857 की क्रांति हुई। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ, उस समय राजस्थान के अंदर एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। इसकी वजह से ही राजस्थान के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो काफ़ी चिंतित हो गई कि किस तरह से हम इस आंदोलन को रोक पाएंगे। अब हम डिटेल से अलग अलग पढ़ेंगे कि अलग अलग जो सैनिक छावनियाँ जो थी वो वहाँ पे किस तरह से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो हमें एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ वो प्रारंभ हुआ था नसीराबाद से। भारत के अंदर 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था मेरठ से और राजस्थान में इसका प्रारंभ हुआ नसीराबाद से। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं हम कि नसीराबाद में जो था वो क्रांति का प्रारंभ किस तरह से हुआ। तो हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो था वो कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। और 28 मई 1857 को शाम 4 बजे नसीराबाद के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और ब्रिटेन की तरफ से यहाँ के जो सैनिक जो थे उनको निशस्त्र करने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ इस तरह की अफवाहें फैल रही थी जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो उनको जो आटा खिलाया जाता है उसके अंदर गाय का हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, या जो कारतूस जो काम में ले रहे हैं उन कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर के चर्बी का जो था वो खोल चढ़ा होता है, उसको मुंह से काटना पड़ता था। तो इस तरह की अफवाहों की वजह से भी सैनिकों के अंदर काफ़ी असंतोष फैल रहा था और इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो था वो विरोधी भावना बढ़ रही थी। और साथ ही साथ जिस तरह से नसीराबाद के सैनिकों को निशस्त्र किया जा रहा था उसकी वजह से भी सैनिकों के अंदर काफ़ी असंतोष फैला हुआ था। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से वहाँ के जो सैनिक जो थे वो विरोधी हो रहे थे। और ये भी समाचार आ रहा था कि यूरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी जो है वो कहाँ आ रही है? नसीराबाद आ रही है। और वो किन सैनिकों का स्थान रहेगी? यहाँ के जो सैनिक है उनका स्थान लगी। तो वहाँ के जो लोकल सैनिक जो थे उनको ये लगा था कि ब्रिटिश सरकार को उनके ऊपर विश्वास नहीं है और इसकी वजह से वो उनके विरोधी होने लगे थे। क्लियर? और जब वहाँ की जो नसीराबाद के जो सैनिक जो थे उन्होंने जब विद्रोह किया तो
फर्स्ट रेजिमेंट बॉम्बे लांसनर ने के विद्रोहियों का साथ नहीं दिया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार का आदेश का पालन करते हुए उनके ऊपर गोलियां भी चलाई। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी थे, कुछ ऐसे सैनिक भी थे जो क्रांतिकारियों के साथ थे। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों का साथ नहीं दिया और उन्होंने क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया और नसीराबाद जो था वो बाद में क्रांतिकारियों के हाथ में आ गया और दूसरे दिन क्रांतिकारियों ने नसीराबाद की छावनी को नष्ट कर दिया और वहाँ से किस तरफ चल दिए, दिल्ली की तरफ रवाना हो लिए कि दिल्ली चल करके उस दिल्ली के ऊपर हमने अपना आधिपत्य स्थापित करना है। ठीक है। उसके बाद में जो लेफ्टिनेंट मोल्टर और लेफ्टिनेंट हेथकोट के नेतृत्व में जो थी वो लगभग 1000 मेवाड़ के सैनिकों ने क्रांतिकारियों का पीछा किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि क्रांतिकारियों को मेवाड़ और मारवाड़ के जो जागीरदार जो थे उनका समर्थन, जो क्रांतिकारी जो थे उनको मेवाड़ और मारवाड़ हैं, उन मेवाड़ और मारवाड़ के जो जागीरदार थे उनका समर्थन था और उसकी वजह से उन्होंने आसानी से गुजर जाने दिया और इसी वजह से क्रांतिकारी जो थे वो बहुत आगे बढ़ते जा रहे थे। और 12 जून 1857 को डीसा से यूरोपीय सेनाओं की प्रथम टुकड़ी नसीराबाद पहुंची और 10 जुलाई 1857 को एजेंट गवर्नर जनरल के द्वारा इस टुकड़ी को नीमच भेज दिया गया और इस घटना से नसीराबाद में जो सैनिक जो थे उनके अंदर वापस असंतोष फैलने लगा और 12वीं बम्बई नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक जो थे वो काफ़ी उत्तेजित हो गए और उन्होंने शीघ्र ही निशस्त्र कर दिया गया। उसके बाद में वहाँ के जो अधिकारी जो थे उन्होंने सैनिकों को कई आदेश दिए, लेकिन उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया, तो जिसकी वजह से एक सैनिक को जो थी वो गोली मार दी गई और 5 सैनिकों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। यानी अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के ऊपर कोई भी इस तरह का विश्वास नहीं कर रहे थे और भारतीय सैनिकों को निशस्त्र कर दिया गया। इस प्रकार नसीराबाद में जो वापस सुलगती हुई जो क्रांति की आग जो थी वो तत्काल उसको दबा दिया गया, यानी दोबारा उस तरह की क्रांति ना हो इसलिए उनको वहाँ पे दबा दिया गया और अंग्रेज़ों ने नसीराबाद क्षेत्र के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर हम बात करते हैं नीमच की क्रांति की। बच्चों, हमारी जो दूसरी सैनिक छावनी थी वो थी कौन सी? नीमच, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नीमच में किस तरह से जो थी वो क्रांति हुई थी। तो क्रांति का जो दूसरा केंद्र जो था वो कौन सा था? नीमच था और 3 जून 1857 को वहाँ पे भी क्रांति फूट पड़ी और ये जो क्रांति जो थी, इस क्रांति में बच्चों इस क्रांति के अंदर जो वहाँ के कर्नल एबॉट जो थे, उस कर्नल एबॉट ने हिंदू और मुसलमान जो सैनिक जो थे उनको गंगा और कुरान की शपथ दिलाई थी कि वो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहेंगे और कर्नल एबॉट ने भी जो था वो बाइबल को हाथ में लेकर के शपथ ली थी, जिससे वह अपने अधीन सिपाहियों को पूर्ण क्रांति प्राप्त कर सके। और परंतु जब 3 जून 1857 को नसीराबाद में क्रांति का समाचार नीमच पहुंचा तो वहाँ के जो सैनिक जो थे उन्होंने वहाँ पे 11 बजे रात्रि को क्रांति कर दी या विप्लव कर दिया और पूरी छावनी को जो था वो घेर लिया गया, आग लगा दी गई। जो ब्रिगेडियर का जो बंगला जो था उसको भी आग लगा दी गई। क्रांतिकारी जो थे वो काफ़ी उग्र हो गए, लेकिन इस उग्रता ये अंग्रेज सरकार ने उदयपुर से सैनिकों की एक टुकड़ी बुलाई। यदि सैनिकों की टुकड़ी वहाँ पे नहीं पहुँचती, यानी उदयपुर की जो सैनिक जो है वो यदि समय पे नहीं पहुँचते तो वहाँ पे और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। वहाँ उसके बाद में जो क्रांतिकारी जो थे वो वहाँ से किस तरफ चल दिए? आगरा की जेल से होते हुए उन्होंने वहाँ के कैदियों को मुक्त करवाया और सरकारी खजाना वहाँ से लूट लिया और लूटने के बाद में वो आगे की तरफ बढ़ते चले गए और नीमच से क्रांतिकारी कहाँ पे पहुँच गए? देवली पहुँच गए। उन्होंने वहाँ की भी छावनी को आग लगा दी और ऐसा विश्वास दिलाया कि देवली की छावनी में कोई ब्रिटिश सैनिक हताहत नहीं हुआ, क्योंकि छावनी को पहले से ही वहाँ से खाली कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो काफ़ी होशियार। और बच्चों, वहाँ के जो आसपास की जो स्थिति जो थी वो काफ़ी विकट हो चुकी थी, काफ़ी नाजुक हो चुकी थी और वहाँ के जो अधिकारी जो थे वो ये जैसे कैप्टन चावर्स जो थे उनका विचार था कि इन क्षेत्रों की रक्षा करना जो थे वो काफ़ी मुश्किल था। और 12 अगस्त 1857 को नीमच में द्वितीय कैवेलरी के कमांडर कर्नल जैक्सन ने इस सूचना के आधार पर कि भारतीय सेना में विद्रोह होने वाला है,
और इसकी योजना समस्त यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर देने की है। यूरोपीय सैनिकों को बुला भेजा और इस घटना से निम्न स्थित जो सैनिक हैं वो भी काफ़ी उत्तेजित हो गए और परिणाम क्या हुआ कि वहाँ वापस क्रांति ज्वलित होने लगी या वापस क्रांति जो थी वो धधकने लगी थी। उत्तेजना में एक यूरोपीय सिपाही की हत्या कर दी गई और 2 अन्य सिपाही जो थे वो घायल हो गए। तो लेफ्टिनेंट बेलियर जो थे उन्होंने किसी यूरोपीय की बंदूक से घायल हो गए। तो सैनिकों ने कर्नल जैक्सन के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जो यूरोपीय अधिकारियों के जो आदेश दिए जाते थे उनमें भी आपस में वाद विवाद उठ खड़े हुए और यह निश्चय किया गया कि निम्नच में क्रांतिकारियों को दबाने के लिए अधिक से अधिक सैनिकों को बुलाया जाए और इसी बीच उदयपुर से सहायता से क्रांति को वहाँ पे भी दबा दिया गया। अब हम पढ़ेंगे आगे कि आहुआ के मारवाड़ ठिकाना और ठाकुर कुशाल सिंह का नेतृत्व। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। देखो, अगस्त 1857 के अंदर क्रांति की जो ज्वाला जो थी या आग जो थी वो धीरे धीरे राज्य में फैलने लगी और 21 अगस्त को एरनपुरा स्थित जो जोधपुर की सेनाओं ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अधिकारियों के आदेश की पालन करने से इनकार कर दिया और वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी जो थे उनको जो था वो बाध्य कर दिया कि क्रांतिकारियों के साथ चले और 3 दिन के बाद में क्रांतिकारियों ने उन्हें छोड़ दिया, उनको रिहा कर दिया और जो भील सैनिक जो थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था और ब्रिटिश सेना के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों और परिवार को अपनी हिरासत में ले लिया और कुछ समय के बाद में उनको भी रिहा कर दिया और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जो थे उन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग देना प्रारंभ किया और इसका मुख्य कारण क्या था कि पिछले कुछ वर्षों से ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर के महाराजाओं में आपस में तनाव था और वर्तमान परिस्थितियों में ठाकुर कुशाल सिंह इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे कि वो जोधपुर के महाराजा से बदला ले सकते थे और साथ ही साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी थी और वो राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपना योगदान देना चाहते थे। तो 8 सितंबर 1857 को जोधपुर की सेनाओं और जो आहुआ के जो कुशाल सिंह चंपावत है उनकी सेनाओं के मध्य पाली में बिठोड़ा और चैलवास में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष को गोरे और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और जोधपुर की सेनाओं ने न केवल पराजय का मुंह देखना पड़ा, यानी जो महाराजा की सेना जो थी वो पराजित हुई और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना जो थी या क्रांतिकारी जो थे वो क्या हुए थे, विजयी हुए थे इसके अंदर। और उसके साथ शस्त्र जो अधिक सैनिक जो थे उन्होंने शस्त्र क्रांतिकारियों के हाथ में भी लगे और उन्होंने कई क्षेत्रों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है बच्चों, इस स्थिति से परेशान होकर के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉरेंस जो थे राजस्थान में ब्रिटिश एजेंट गवर्नर जनरल लॉरेंस को भेजा गया था और बड़ी मुश्किल से वो अपना बचाव कर सके और इस समस्त जो संपत्ति जो थी वो क्रांतिकारियों के द्वारा लूट ली गई और इस परिस्थिति को देखते हुए क्या हुआ कि जनरल लॉरेंस ने आहुआ की ओर कूच करने का निश्चय किया और इससे ब्यावर के समीप जो था वो सशस्त्र बटालियन तैयार की और आहुआ की ओर चल पड़े और 18 सितंबर को लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं ने आहुआ पर एक असफल आक्रमण किया। असफल आक्रमण का मतलब कि वो उस आक्रमण के अंदर सफल नहीं हो पाए, यानी विजयी नहीं हो पाए। और साथ ही साथ क्या हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी जो थे उन्होंने जोधपुर स्थित जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन जो थे और एक अन्य यूरोपीय अधिकारी भी उसके अंदर शामिल थे, उनको मार डाला गया और साथ ही साथ जोधपुर की सेनाओं ने अनेक सैनिकों को क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए और कईयों को जो था वो बंदी बना लिया गया। क्रांतिकारियों ने मोकमेसन का जो था वो सर धड़ से अलग करके आहुआ के किले पर लटका दिया, जो एक प्रकार से उनकी विजय का प्रतीक था। जनरल लॉरेंस का पीछे जो था उनको हटना पड़ा और आहुआ के लगभग 3 मील दूर तक गांव में शरण में लेनी पड़ी। उसके बाद में वो अजमेर चले गए। अब जो जनरल लॉरेंस जो थे उसकी पराजय को ब्रिटिश सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया और इसका कारण यह था कि इस घटना से
पूरे राजस्थान के अंदर इसका जो था वो व्यापक प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश दिया कि किसी भी कीमत के ऊपर आहुआ के ठाकुर को कुचल दिया जाए। और दूसरी ओर जो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने भी जो था वो आपस में एकता स्थापित करके और जनता से अपील की थी कि उनकी हर संभव सहायता की जाए। ठाकुर कुशाल सिंह ने मेवाड़ के प्रमुख जागीरदार ठाकुर समदर सिंह ने से ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता देने का प्रस्ताव दिया और अनेक जो जागीरदार जो थे उन्होंने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया, उनको प्रस्ताव दिया कि हम आपके साथ हैं। और दिल्ली सम्राट से सहायता लेने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और ठाकुर समंदर सिंह ने भी उपयुक्त जागीरदारों का साथ दिया, यानी बहुत से जागीरदार जो थे वो उनके साथ हो गए। अब जनवरी 1858 को ब्रिटिश सैनिकों की सहायता करने के लिए बम्बई से सैनिक टुकड़ी नसीराबाद पहुंची और मार्ग के अंदर उनको जो सिरोही के ठाकुर थे उनके अधीन सेवा के किले को नष्ट और कर दिया गया। और 19 जनवरी को वो सैनिक टुकड़ी जो थी वो अहुआ पहुंची और अहुआ के क्रांतिकारी पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन भी अहुआ आ पहुंचे और उधर से कर्नल हाल्मस के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री भी अहुआ पहुंची, यानी हर तरफ से वो अंग्रेज अधिकारी जो थे वो अहुआ के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां जो थे वो वहाँ पे भिजवा रहे थे। और 18 क्रांतिकारियों को वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया और 7 को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद में अहुआ के गांव में 124 व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया और गोलियां चलाने गोलियों का निशान जो थे वो वहाँ पे आज भी जो थे वो दिखाई दे रहे थे। और साथ ही साथ अहुआ के निवास स्थान को भी मिट्टी में मिला दिया गया, यानी पूरी तरह से वहाँ पे जो था वो दमन चक्र इंग्लैंड सरकार के द्वारा चलाया गया। और 24 जनवरी 1858 को अहुआ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया और ऐसा कहा जाता है कि सैनिक कार्रवाई के दौरान अनेक निहत्थे नागरिकों की भी हत्या की गई थी। शव जो थे वो गलियों में पड़े थे, यानी बहुत बुरी तरह से वहाँ पे दमन चक्र अंग्रेज सरकार के द्वारा चलाया गया था। खैर, कुल मिलाकर के अहुआ के ऊपर जो था वो अंग्रेज़ों का नियंत्रण वापस स्थापित हो गया। और अब हम पढ़ेंगे कि कोटा में जो क्रांति हुई थी वो किस तरह से हुई थी। तो कोटा के अंदर जो क्रांति हुई, उस कोटा की क्रांति के अंदर 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को ब्रिटेन के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कोटा जाने का आदेश मिला और कोटा के जो महारावल के वकील जो थे उन्होंने मेजर बर्टन को लेने के लिए नीमच पहुंचे और 5 अक्टूबर को मेजर बर्टन ने अपने 2 पुत्रों के साथ कोटा के लिए रवाना हुए। जब वो रवाना हुए तो 12 अक्टूबर को बर्टन अपने दोनों पुत्रों के साथ कोटा पहुंचे और उसी दिन दिल्ली का पतन हुआ और ऐसा विश्वास दिया जाता था कि इस अवसर पर महाराव कोटा को तोपों की सलामी दी गई। और दूसरे दिन कोटा के महाराव ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर गए और उसी दिन शाम को पॉलिटिकल एजेंट अपने दोनों पुत्रों के साथ महाराव से मिलने गए और ऐसा विश्वास दिया जाता है कि अपनी बातचीत के दौरान पॉलिटिकल एजेंट ने महारावल से अनुरोध किया था कि वह अपने कुछ जो सहयोगी हैं उनको पद मुक्त कर दे, लेकिन कोटा के महारावल जो थे उन्होंने उनकी बात को जो था वो इग्नोर किया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कोटा के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मेजर बर्टन और उनके दोनों पुत्रों को मार दिया और मेजर बर्टन के सर को काट करके और पूरे शहर के अंदर उसके अंदर घुमाया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि मेजर बर्टन जो थे वो कहाँ के थे, तो वो कोटा के थे जहाँ पे उनके सर को काट के घुमाया गया था। और कोटा में क्रांति के प्रमुख जो थे वो कौन कौन थे, जयदयाल माथुर और मेहराब खां, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसको भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन के रूप में, तो हमें इनको भी ध्यान रखना है। और पूरे जनता जो थी कोटा की उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया और ऐसा माना जाता है कि मेजर बर्टन की हत्या के अंदर कोटा के महारावल का भी हाथ था, इसलिए मेजर बर्टन को नीमच से वापस बुलवाया गया था। परंतु इसके विपरीत ब्रिटिश एजेंट मेजर बर्टन की हत्या की जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई थी और उसकी रिपोर्ट कोटा महारावल को मेजर बर्टन की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और संभवतः यही कारण था कि एजेंट गवर्नर जनरल मेहराव पर 15 लाख रुपए का जुर्माना करने की सिफारिश की, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश जो सरकार जो थी
उसने उसे दोषमुक्त ठहराया और उधर कोटा महराव ने अपने आप को इस घटना से बिल्कुल अलग बताया और उन्होंने मेजर बैटन की नृशंस हत्या का दुख प्रकट करते हुए ब्रिटेन से क्षमा याचना भी की थी। बच्चों, कोटा के अंदर जो क्रांति हुई थी उस समय कोटा का जो महरावल जो था वो एक तरीके से अपने किले के अंदर ही कैद था और पूरी नगर के ऊपर क्रांतिकारियों का नियंत्रण था। तो 1858 को जनरल रॉबर्टसन ने 5500 सैनिकों की एक टुकड़ी भेज करके क्रांतिकारियों का सफाया करने के लिए भेजी थी। वहाँ पे उन्होंने जो था वो आक्रमण किया और एक सैनिक जो हरदयाल थे, जो हम पीछे पड़ चुके हैं, वो हरदयाल जो था वो उसके अंदर मारा गया था और सैनिकों ने जो था वो वहाँ पे काफ़ी आतंक मचाया था। उसके बाद में है मेवाड़ ठिकाने का अप्रत्यक्ष सहयोग, कि अंग्रेजी सरकार जो थी, उस अंग्रेजी सरकार ने मेवाड़ के सामंतों के प्रभाव और परंपरागत अधिकारों को कम कर दिया था और इसलिए नसीराबाद के जो सैनिक विद्रोह की सूचना जब उदयपुर पहुंची तो वहाँ की जनता ने अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध भावना प्रदर्शित की, यानी वो उनके विरुद्ध हो गई और कैप्टन सावर्स को कठोर शब्द कहे थे। और अलग-अलग जो रियासतों के जो जागीरदार थे, जैसे सिलमपुर के ठाकुर कुशाल सिंह है, रावत जोत सिंह है, उन्होंने आउवा के सैनिकों की सहायता की थी और तांता टोपे को भी जो था वो रसद पहुंचाई थी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ के सहयोग की वजह से क्रांतिकारियों को काफ़ी लाभ हुआ। इसके अलावा उनकी अन्य जो राज्य सहायता करने वाले थे वो कौन-कौन से थे? उसके अंदर है जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर आदि राज्यों ने अंग्रेज विरोधी भावना विद्यमान थी और भरतपुर की जो सेना जो थी, जिसमें गुर्जर और मेव जनता ने भी उनका खुलकर के विरोध किया था और जयपुर की जनता ने तो रास्ते से गुजरती अंग्रेज सेना को अपमानित किया और अंग्रेज विरोधी भावना व्यक्त की थी। और टोंक के जो नवाब थे, उनकी सेना ने भी विद्रोह किया और बकाया वेतन वसूला और दिल्ली गए। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके अंदर है कि जो तांत्या टोपे जो थे, उनको राजस्थान में जो उनका ठहराव हुआ था उसके बारे में। बच्चों, 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके अंदर तांत्या टोपे का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था और तांत्या टोपे जो थे वो अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए उनको हराते हुए, कभी उनसे पराजित होते हुए कहाँ पे पहुँचे? राजस्थान पहुँचे और राजस्थान में उनको टोंक के जो नवाब जो थे उन्होंने उनकी सहायता की। इसके अलावा ब्रिगेडियर होम्स जो था वो उनका पीछा कर रहा था और उधर से तांत्या टोपे जो थे वो आगे बढ़ रहे थे। उधर से सिलम्बुर जब वो पहुँचे तो वहाँ के रावत ने भी उनकी सहायता की और हालांकि अंग्रेज़ों को तांत्या टोपे ने 9 अगस्त 1858 को 5 दिन के बाद जो था वो हराया था और 5 दिन के बाद में बनास नदी के तट पर पुनः तांत्या टोपे की पराजय हुई थी और उसके बाद में तांत्या टोपे जो थे वो हड़ौती होते हुए झालरापाटन की तरफ गए और वहाँ की जो राजस्थान की जो जनता जो थी वो लगातार उनकी सहायता कर रही थी और सितंबर माह में अंग्रेज़ों ने उसे यानी तांत्या टोपे को 2 बार हराया था और तांत्या टोपे ने जो था वो किस तरफ आ गए थे? फिर राजस्थान की तरफ आ गए थे। फिर दिसंबर 1858 को तांत्या टोपे वापस राजस्थान आए और बांसवाड़ा पे उन्होंने अधिकार कर लिया और यहाँ से वो सिलम्बुर आए और वहाँ उन्हें पूरी सहायता में मिली और तांत्या टोपे दौसा और सीकर भी गए। अंग्रेज़ों ने उसे पराजित करके खदेड़ दिया और नटवर सिंह के जागीरदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण तांत्या टोपे को अंग्रेज़ों के हाथ पकड़वा दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि नटवर सिंह के जागीरदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण तांत्या टोपे को अंग्रेज़ों के हाथ पकड़वा दिया गया और अप्रैल 1859 ईस्वी में तांत्या टोपे को फांसी दे दी गई। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी जो थे वो कौन कौन से थे, उनका क्या क्या योगदान रहा, जिसके अंदर विजय सिंह पथिक है, अर्जुनलाल सेठी है, दामोदर दास राठी है, गोपाल सिंह खरवा है। इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।